हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज। सो जो व्यूअर्स ऑलरेडी इस वीक को, इस वीडियो को हर हफ्ते देखते हैं उन्हें तो ये पैटर्न पता होगा, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं फटाफट से बता देती हूँ कि क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। सो जो पास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं उनमें से हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज। सो जो क्वेश्चन है उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। सो वट यू कैन डू इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन देखने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको रेलिवेंट आंसर लगता है उसे मार्क कीजिएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे करेक्ट आंसर अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो आप इजीली अपने आप को असेस कर सकते हैं एंड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आप उसको इजीली इसके थ्रू या इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू ओपेक प्लस consider the following statements. First, it is an alliance between OPEC and non-OPEC countries. Second, the non-OPEC countries which export crude oil are termed as OPEC plus countries. Third, Saudi Arabia is one of the OPEC plus countries. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ओपेक है इनिशियली इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन और एन अलायंस ऑफ द 13 नेशंस, तो जो एक्सपोर्ट करते थे इनिशियली क्रूड ऑयल टू होल ऑफ द वर्ल्ड। बट जो ओपेक के अलावा अब मेंबर्स हैं जो कि क्रूड ऑयल को फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? ओपेक प्लस कंट्रीज। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो जो ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज हैं इन दोनों का मिलकर एक अलायंस हुआ जिसे ओपेक प्लस जो है नाम दिया गया। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है इट इज फाउंडिंग या यू कैन से इट इज वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज जो कि बहुत स्टार्टिंग से ही क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो ओपेक प्लस नहीं बल्कि एक ओपेक कंट्री है, यानी कि ओरिजिनली अ मेंबर ऑफ ओपेक कंट्री। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू मलेरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First, it is caused by the bite of the female mosquito whenever it bites the human. Second, gene-drive technology can help in controlling malaria. Third, Mosquirix, the malaria vaccine, offers protections against all kinds of malarial parasites. Which of the statements given above is correct? A, 1 and 3 only, B, 2 and 3 only, C, 2 only, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के सेकंड स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी तरह की फीमेल मस्कीटो, बट यू शुड कीप इन माइंड कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ही है जो मलेरिया कॉज करती है। बट अब ये भी हाफ नॉलेज जो है, अब इसके अलावा एक और फैक्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि जो मस्कीटो है यानी कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है, शी मस्ट ऑल्सो बी इन्फेक्टेड विद द मलेरियल पैरासाइट ताकि वो मलेरिया कॉज कर सके बाय बाइटिंग अ ह्यूमन। हमें ये चीज तो पढ़ते हैं कि फीमेल एनोफिलीज जो है वो मस्कीटो जो है वो कॉज करती है मलेरिया, ठीक है। बट जो मस्कीटो है दैट फीमेल एनोफिलीज मस्ट हरसेल्फ बी इन्फेक्टेड विद मलेरियल पैरासाइट इन ऑर्डर टू कॉज मलेरिया। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जिसका करेक्ट फॉर्म है वो ये है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है उसे रिसेंटली डेवलप भी किया गया है, वो कंट्रोल कर सकती है मलेरिया, क्योंकि अब इनडायरेक्टली जो है मलेरिया क्या कॉज किसके द्वारा कॉज होता है? अब मस्कीटोज के थ्रू कॉज होता है। सो मस्कीटोज की जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही इस तरीके से हम कर देंगे कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो इस स्टेज तक पहुंच ही ना पाए कि वो फर्दर अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, उसका लिंक आपको फिलहाल ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप उसे डिटेल में अगर जानना चाहते हैं यू कैन वेरी वेल वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों हो जाती है? मॉस्किरिक्स जो है बेसिकली इट वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर मलेरिया दो, बट ये हर एक तरह के मलेरिया के टाइप के अगेंस्ट या हर एक पैरासाइट के अगेंस्ट जो है काम नहीं करती। सो मॉस्किरिक्स जो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए यूज होती है एंड चिल्ड्रन दो ऑफ 6 वीक्स से लेके जो 17 मंथ्स के चिल्ड्रन है इन अफ्रीका, राइट। एंड साथ ही साथ जब हम मॉस्किरिक्स की बात करते हैं तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहती है? हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम।
सो ये इसके अगेंस्ट ही काम करती है, वेयर एज जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पी वाईवैक्स मलेरिया जो है ये हमें हेल्प नहीं करती, जो कि एक लार्जर कॉजिंग या कि एक लार्जर पैरासाइट है जो कॉज करता है मलेरिया इन मेनी कंट्रीज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Saptakosi High Dam project will be constructed between India and which of the following countries? A. Myanmar, B. Bangladesh, C. Nepal, D. Bhutan. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल. तो सप्तकोसी की जब हम बात करते हैं वो अब इंडिया और नेपाल का एक जॉइंट जो है, अब कह सकते हैं वेंचर है कि वो कंट्रोल करेंगे फ्लड साउथ ईस्ट नेपाल में भी एंड नॉर्दर्न बिहार में भी. ठीक है, सो जो सप्तकोसी रिवर है जब वो इंडिया में एंटर करती है उसे हम कोसी भी नाम देते हैं. सो कोसी को हम क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बिहार. क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा फ्लडिंग लेवल जो है बिहार में कॉज कर देता है कि काफी ज्यादा नुकसान रहता है, हो जाता है, राइट, टू द फील्ड्स एज वेल, एंड लोगों को भी डिस्प्लेसमेंट होनी पड़ती है. इसके अलावा कोसी की जब हम बात करें, आफ्टर ब्रह्मपुत्र सेकंड मोस्ट कैरिंग सिल्ट, जो सेकंड अब रिवर जो कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सिल्ट कैरी करती है वो है कोसी रिवर. सो एज अ रिजल्ट अब इस रिवर के साथ हम एक जॉइंट प्रोजेक्ट जो है इसे मैनेज करने के लिए, ताकि फ्लडिंग भी ना हो सके, एंड साथ ही साथ अब हम और क्या करने वाले हैं, इससे इरिगेशन भी प्रोवाइड करेंगे, फ्लड्स को भी कंट्रोल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करेंगे. दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि Zaporizhia nuclear power plant which is recently seen in news is located in which country? Fairly simple question. A. Germany, B. Hungary, C. Ukraine, D. South Korea. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूक्रेन. तो ज़ापोरिज़ा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो यूक्रेन में ही लोकेटेड है. सो अब इट इज अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट्स अमंग्स द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एज वेल. सो अब ये जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट भी हुआ है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो विजिट करेंगे ज़ापोरिज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन द कमिंग वीक, एंड एज इट वाज बीइंग अफेक्टेड ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि consider the following statements with respect to recently constituted cheetah task force. First, it will monitor hunting skills and adaptation of cheetahs to the habitat of Kuno National Park. Second, National Tiger Conservation Authority would facilitate the working of cheetah task force. Which of the statement given above is correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेटिक चेंज है, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन फॉर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड बहुत सारे सूटेबल डेजिग्नेटेड एरियाज के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. एंड इसे कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया है कि जो ओवरऑल अब डेवलपमेंट है चीता की, ठीक है, उनको इसे मेंटेन करना है, यानी कि उन्हें क्वारंटीन करना है इनिशियली, फिर उनकी सॉफ्ट रिलीज होगी एनक्लोजर से, फिर फाइनली जो है उनके प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ द एंटायर एरिया के अकॉर्डिंगली उनको फॉरेस्ट एरिया में पर्टिकुलरली छोड़ा जाएगा. सो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो फैसिलिटेट करेगी एनी काइंड ऑफ नेसेसरी फोर्स जो कि इस चीता टास्क फोर्स को चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर यू कैन से पॉपुलेशन इन द कंट्री ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following with respect to Sabka Vishwas scheme. First, it is a scheme to extend budgetary support to manufacturing units operating in the backward areas. Second, the scheme is being implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Which of the above statement or statements is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं. तो बेसिकली जो सबका विश्वास स्कीम है इसके दो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं. पहली चीज है यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड इसके अलावा सेकंड इनका क्या मोटिव रहेगा, दैट इज एमनेस्टी. सो वी हैव सीन कि कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एंड टिल डेट भी हम ये चीज देखते हैं जो टैक्सेस फिल करने की डेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंड ही करती जा रही है. बट साथ ही साथ एक तरह से ये मौका दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या पर्टिकुलरली हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, कि हम एक आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं
तो इससे पहले जितने भी आपके टैक्सेस हैं या जो भी आपने प्रॉपर्टी है डिस्क्लोज नहीं किए हैं, जो अनपेड टैक्सेस आपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, एंड जो पर्सन एलिजिबल है इसे डिक्लेयर करने के लिए वो उसे डिक्लेयर करके बाय द ड्यू डेट इन्होंने जो दी है उस तक वो फुलफिल कर दीजिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो आपने पहले के टैक्सेस जमा नहीं कराए हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबका विश्वास जीतने के लिए एज पर द नेम ऑफ द स्कीम एक तरह का ये चीज ले डाउन की है कि उनको सर्टेन इम्यूनिटीज दी जाएंगी फ्रॉम पेनल्टी ऑल्सो, फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑल्सो, या किसी भी तरह की क्रिमिनल या किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स के लिए अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट ऑफ 1944। तो एंड साथ ही साथ ये बजटरी सपोर्ट स्कीम भी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी है उन्होंने नोटिफाई किया है एक और स्कीम जिसका क्या नाम है बजटरी सपोर्ट स्कीम, जो कि एक्सटेंड करेगी बजटरी सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो कि ऑपरेट करती हैं बैकवर्ड एरियाज में एंड अवेल करती हैं सेंट्रल एक्साइज बेनिफिट्स अंडर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम। सो बेसिकली एक तरह से ये ऑप्शन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप अपने टैक्सेस जो अनडिक्लेयर्ड हैं या जो आपके अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है उसे डिक्लेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ जो टैक्सेस आपके लायबल है टू बी पेड उसे पे कर दीजिए एंड इससे क्या होगा आपको इम्यूनिटीज दी जाएंगी एंड किसी भी तरह की प्रोसीडिंग से बचाव मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू इंटरपोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट enables member countries to share and access the data on crimes and criminals. Second, National Central Bureau of the Interpol sits in the Home Ministry of India. Third, a red notice of Interpol, it is an international arrest warrant. Which of the statements given above is correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट। जो इंटरपोल है बेसिकली वो क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेज करती है मेंबर कंट्रीज के विद इन कि वो शेयर करे अपने डेटा को या एक्सेस दे डेटा को बेस्ड ऑन व्हाट क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। सो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक जो इंटरपोल है वो किस तरीके से काम करती है, बाय मींस ऑफ पुलिस अथॉरिटी या पुलिस ऑफिशियल्स के थ्रू काम करती है, राइट। सो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो क्या है कंट्री के अंदर जब लोकेटेड होंगे, दैट इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। तो हर एक मेंबर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगी जो ऑपरेट करेगी बाय द पुलिस ऑफिशियल्स। एंड पुलिस ऑफिशियल्स की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो पुलिस जो है बेसिकली कहाँ पे काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, दैट इज होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट है। थर्ड इज इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि जो रेड नोटिस है जो इंटरपोल अगर इशू करती है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल वांटेड पर्सन का एक नोटिस है एंड नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट warrant. So next question we have is कि consider the following statements regarding Growth India Telescope. First, it is a telescope to primarily observe distant galaxies and their slow changing movements over hundreds of years. Second, Growth India Telescope is a part of a global network of such telescopes. Third, Growth India Telescope at the Indian Astronomical Observatory located in Hanle, Ladakh has observed a nova explosion. Which of the above statement is or are correct? A 1 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट। तो जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप में जो ग्रोथ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट का आपको पता लग जाएगा कि क्यों है वो गलत, क्योंकि ग्रोथ हमें क्या कह रही है कि डिस्टेंट गैलेक्सीज देख रही है, स्लो चेंजिंग मूवमेंट्स ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स जो है उसे नोटिस करेगी। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट्स हैपन। सो ट्रांजिएंट क्या होते हैं, ऐसे फिनोमिना जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े से हफ्तों से लेके कुछ साल तक ही ये चल सकते हैं। सो अब दीज आर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जिनकी ड्यूरेशन या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में भी हो सकती है, वीक्स में भी हो सकती है और ईयर्स में भी हो सकती है। तो बेसिकली जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप जो है ट्रांजिएंट्स को ऑब्जर्व करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसलिए गलत जो हो जाती है हमारी, इसका करेक्ट फॉर्म ये है, ठीक है। एंड साथ ही साथ गोल्स क्या है ग्रोथ की, क्योंकि अब इट इज यू कैन से सर्च फॉर एक्सप्लोजन ऑप्टिकल रिजीम में, तो ये LIGO ग्रुप का पार्ट है जो कि क्या डिटेक्ट कर रही है, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। सो अब स्टार मर्जर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है इस तरीके से करेक्ट हो जाती है, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेलीस्कोप्स, राइट। तो बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। सो अब इस स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत सही कैसे हो जाती है, सॉरी, दैट इज नोवा एक्सप्लोजन। जो नोवा एक्सप्लोजन हो जाता है बेसिकली इट इज विद द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार,
राइट। सो अब नोवा एक्सप्लोजन को इसने ऑब्जर्व किया है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बेसिस पे मैंने शायद ये डिस्कस भी किया था कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो हानले में लद्दाख में ही लोकेट की गई है। क्यों? क्योंकि अब ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेटरी जहां पे पॉपुलेशन जो है वो कम हो, साथ ही साथ ऐसा एरिया हो जो हाइट पे हो, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट्स हैं सिटी की या आसपास के एरियाज की, वो इस ऑब्जर्वेटरी को जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, तभी जो हमारा रिजल्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ टेलीस्कोप वो बहुत ही बेटर रहता है। सो हानले इन लद्दाख इज अ परफेक्ट विलेज एंड फर्दर इसकी डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following are the potent advantages of e-rupee? First, reduction in operational cost of RBI involved in physical cash management. Second, it will promote financial inclusion. Which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जब हम ई रूपी की बात कर रहे हैं तो कोविड से पहले क्या होता था, ज्यादातर कैश यूज होता था, ठीक है। सो अब कैश को हम रिप्लेस करने के लिए डिजिटलाइजेशन जो है मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा ई रूपी की मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो एज अ रिजल्ट ई रूपी को भी लॉन्च किया गया। अब उससे क्या फायदा होता है कि कैशलेस फॉर्म ऑफ करेंसी को हम यूज कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती हैं, ठीक है, प्रिंट करने के लिए नोट्स को, जो कॉइन्स है उन्हें मिंट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो फिजिकल कैश मैनेजमेंट में उसमें रिडक्शन आएगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज है इट विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज कि द इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल, यू कैन से हेल्प और यू कैन से ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पर्सन इज इक्वल, ठीक है। कि जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट है आप इजीली जाकर उसे ले सकते हैं। तो ये रिमोट एरियाज में पर्टिकुलरली जो है पॉसिबल नहीं है, बट इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो कि रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरियाज में भी पहुंच चुका है। सो इट विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, के जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कैश मैनेजमेंट है वो भी ये प्रमोट करेगी। सो अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ रेजिलियंस और एफिशिएंसी लेकर आएगी, ठीक है। और एक इनोवेटिव मेथड है इन द पेमेंट सिस्टम, कि इंडिया भी अपना एक ऐसा सिस्टम को डेवलप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटलाइजेशन। तो ये एफिशिएंसी को ऐड करेगा टू द सेटलमेंट सिस्टम और बूस्ट करेगा इनोवेशन इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एज वेल। सो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। First, it is a foundational treaty of the United Nations, an intergovernmental organization. Second, its rules and obligations are binding on all the members of the United Nations. Third, United Nations Charter supersedes other treaties. Which of the above statement or statements are correct? A, 1 only, B, 1 and 2 only, C, all of the above, D, 3 only. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अब हमें ये पता है कि यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक चार्टर था, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, राइट। फाउंडेशनल ट्रीटी है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बेसिक फ्रेमवर्क या ओवरऑल फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस का इसने ले डाउन किया है। साथ ही साथ एज पार्ट ऑफ अ चार्टर जो कॉन्स्टिट्यूट जो ट्रीटी है, एक तरह की सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस को भी, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ही आप लगा लीजिए यूनाइटेड नेशन का, जो रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस को सेट डाउन कर रहा है, जो कि बाइंडिंग है हर एक मेंबर के ऊपर एंड वो सुपरसीड करती है any type of treaty which is being held between the other nations. So हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि the Nobel Prize for Physiology this year has been awarded to Svante Pabo for his pioneering work in the field of what? First, paleontology. Second, paleogenomics. Number C या third is biostratigraphy and D that is bioluminescence. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैलियोजेनोमिक्स। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इन टर्म्स का बेसिकली मीनिंग है क्या, ठीक है। तो अब पैलियोंटोलॉजी जो होता है बेसिकली स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज होता है, ठीक है।
एंड इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से कि बहुत ही ब्रॉडर फॉर्म, ठीक है। एंड पैलियोजेनोमिक्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स जो है ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए उसके ऊपर जो है जितने भी टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बायोस्ट्रैटिग्राफी की जब हम बात करते हैं, इट इज डीलिंग विद स्ट्रैटिग्राफी, यानी कि स्ट्रैटिग्राफी का एक पार्ट है जो कि क्या कहता है कि फॉसिल फ्यूल की जो लेयर्स हैं आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे बायोस्ट्रैटिग्राफी है कि किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स में जब आप कोई भी ऐसे एनिमल को जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। एंड बायोल्यूमिनेसेंस जो है, सॉरी जो वर्ड है दैट इज कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कि किसी भी तरह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है व्हेन इट इल्यूमिनेट्स या कि वो प्रोड्यूस करता है लाइट को, जैसे कि हमने जेलीफिश के केस में देखा, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पैलियोजेनोमिक्स। सो जो नोबेल प्राइज आया फिजियोलॉजी का फॉर दिस ईयर दैट इज स्वांते पाबो, स्वीडिश जेनेटिस्ट से, पायनियर्ड इन द फील्ड ऑफ पैलियोजेनोमिक्स, जो कि स्टडी होता है ऑफ एंशिएंट होमिनियंस बाय एक्सट्रैक्टिंग देयर डीएनए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि जो जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन पैनल है was recently seen in news is related to which of the following? A. Regarding production and induction of light combat helicopters. B. Regarding scheduled caste status to Dalit post religious conversion. C. About reforms in telecom sector. D. Regarding launching digital rupee in India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने फॉर्म की 3 मेंबर की कमीशन जो कि इंक्वायर करेंगी या एग्जामिन करेंगे इशू कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो है उनको किसके अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है, यानी कि दलित्स को, जिन्होंने ओवर द इयर्स कन्वर्ट किया है टू रिलीजन्स, जिसमें इंक्लूडेड कौन सी रिलीजन नहीं है, सिखिज्म और बुद्धिज्म। तो हेड कौन कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। एंड इनका इंक्वायरी जो है किस चीज के ऊपर काम करेगा कि जो चेंजेस आए हैं इन शेड्यूल कास्ट पर्सन के आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अदर रिलीजन्स, जिसमें सिखिज्म एंड बुद्धिज्म इंक्लूड नहीं हो रही है, एंड क्या क्या इंप्लीकेशंस जो है आ सकती हैं या उनके ऊपर आई हैं आफ्टर यू कैन से चेंजिंग देयर रिलीजन टू अदर रिलीजन्स एज अ होल। तो साथ ही साथ वो क्या एग्जामिन करेंगे, उनके ट्रेडिशंस को भी एज अ होल, कस्टम्स को भी, सोशल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो वो अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं, या फिर हाउ कैन और वेदर दे हैव चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कन्वर्जन। So next question we have is कि Kwafu 1 advanced space based solar observatory is recently launched by which country? A. Japan, B. Russia, C. China, D. South Korea. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज चाइना, कि चाइना ने लॉन्च किया है एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को, जिसका क्या नाम है क्वाफू 1, जो कि रिप्रेजेंट क्या करेगा, मिस्ट्रीज ऑफ द सन। तो बेसिकली इट हैज एंटर्ड इट्स प्लान ऑर्बिट, जो कि उन्होंने पहले से ही प्लान की गई थी। एंड साथ ही साथ इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, मैग्नेटोग्राफ है जो कि सन की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, एक्सरे इमेजर है जो स्टडी करेगा हाई एनर्जी रेडिएशंस ऑफ द सन, एंड साथ ही साथ जो सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में रिलीज होती हैं, और एक कोरोनोग्राफ जो कि क्या करेगा, विच विल लुक इनटू द सन इन द अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज, ताकि ऑब्जर्व किया जा सके प्लाज्मा जो कि सोलर फ्लेयर्स के थ्रू जो है फर्दर प्रोड्यूस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रयान 2. First, recently Indian Space Research Organization has mapped out the distribution of sodium on the moon's surface using Chandrayaan 2. Second, compared to Earth, the moon is significantly depleted of volatile elements such as sodium. Which of the above statements is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both, D none of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कि जो इसरो का अभी चंद्रयान 2 आया है, नाम से आपको पता लग गया होगा, चंद्र यानी कि मून के लिए जो सेकंड मिशन गया इंडिया के द्वारा टुवर्ड्स द मून, उसने क्या किया है, मैप आउट किया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम का ऑन मून्स सरफेस। एंड साथ ही साथ ये जो है उन्होंने ले डाउन किया है कि अब मून का जो सरफेस है उसके ऊपर वोलेटाइल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड हैं। तो वोलेटाइल
एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि डायरेक्टली सॉलिड से आप कह सकते हैं गैसियस फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें वोलेटाइल कहा जाता है। सो कंपेयर टू अर्थ, मून जो है सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड है ऑफ वोलेटाइल एलिमेंट्स सच एज सोडियम। ये चंद्रयान 2 के जो अभी रिसेंट स्टडी है उसने ये चीज प्रूव की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द टर्म्स सॉलिडिटी, रस्ट, Haskell was recently seen in news is related to which of the following? A. Artificially formed gemstones. B. New names of Chetau's 2090s introduced in the India. ठीक है, साथ साथ C. Programming languages of crypto platforms. D. Independent movements in China and Russia in support of democracy. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हेल्प करती है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को या प्रोटोकॉल्स को कि वो इफेक्टिवली रन कर सके। तो अब इस तरीके से हमें क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रोग्रामिंग को रखना है कि इजीली उसको कोई भी आइडेंटिफाई ना कर सके, राइट। सो अब यूज क्या करता है क्रिप्टो करेंसी की, जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को। सो अब जब हम बात करते हैं ऑफ द सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो एरिथ्रम यूज करता है, ठीक है। एरिथ्रम इकोसिस्टम जो है वो बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें पाइथन, रूबी, रस्ट, जावा जो है एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस फर्दर सपोर्टेड है। तो जो ब्लॉकचेन का क्या काम रहता है कि वो ब्लॉक करेगा अब क्या कि जो भी अब एक तरह से क्रिप्ट करेगा, यानी कि किसी और जो भी दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपस में, उनको जो है एक तरह से सीक्रेट रखेगा विदाउट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन, एंड जो इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड इन पर्टिकुलर वे ही होगी, एंड जिसका डेटा है एंड जिसके थ्रू भेजा गया है दैट विल बी प्रोटेक्टेड, राइट। तो सेम ही होगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के केसेस में भी। सो अब जब हम ब्लॉकचेन जो है वो सोलाना ब्लॉकचेन भी यूज करता है, पोल्का डॉट ब्लॉकचेन जो है वो भी यूज करता है, एंड एक तरह की और लैंग्वेज जो है दैट इज रस्ट एज वेल। तो कार्डोनो की जो है अब कैसे हम क्या कह सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो भी किस पे बेस्ड है, ऑन हास्केल। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज यूज करती हैं फर्दर जो अपना डाटा सेव करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।